नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में जब अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय कंपनियों को युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर कर दिया, तो अब उनका जो अगला टारगेट होता है वो भारत के अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और इस क्रम में उन्होंने जो सबसे पहला क्षेत्र चुना, वो पहला क्षेत्र चुना किसे? बंगाल को। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। लेकिन उसके पहले, औरंगजेब के मरने के पहले आप देखेंगे तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मुर्शीद कुली खां। ध्यान से समझिएगा जरा, मुर्शीद कुली खां। अब एक एक नाम आपके सामने आएगा, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। बंगाल का दीवान बनाया। दीवान बनाने का क्या मतलब है कि मुर्शीद कुली खां बंगाल का सबसे बड़ा अधिकारी होगा और ये बंगाल से पैसा वसूल करके हर साल, टैक्स का पैसा वसूल करके हर साल भेजेगा कहाँ? दिल्ली। भाई आज भी आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जो बंगाल है, ये बंगाल यहाँ पे है और दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ पर है। अब दिल्ली से आने जाने में औरंगजेब को बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसने बंगाल का दीवान बना दिया और बोला आप पैसा ला करके क्या करेंगे, हमें हर साल देते रहेंगे। दीवान बना दिए। अच्छा, उस समय का बंगाल कोई छोटा मोटा बंगाल नहीं था। उस समय के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल प्लस क्या, आज का ढाका, बांग्लादेश वाला पूरा का पूरा हिस्सा, प्लस और क्या, बिहार प्लस और क्या, उड़ीसा, ये सारे शामिल थे। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अब मुर्शीद कुली खां को यहाँ पर एक स्वतंत्र फ्री हैंड मिल जाता है। मुर्शीद कुली खां क्या करता है, मुर्शीद कुली खां उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। तो मुर्शीद कुली खां क्या करता है, अपनी एक नई राजधानी बनाता है। मुर्शीद कुली खां क्या करता है, अपनी राजधानी चेंज कर देता है और इसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। मुर्शिदाबाद। ना जाने कितनी बार ये सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है कि बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद को किसने बनाई। तो मुर्शिदाबाद को नई राजधानी बनाता है कौन? तो मुर्शीद कुली खां। कब? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में। जब इसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई तो इसने अपने राज्य में, बंगाल में एक प्रथा शुरू की, जिस प्रथा को कहते हैं इजारेदारी प्रथा। ध्यान से समझिएगा, कौन सी प्रथा आरंभ की? इजारेदारी प्रथा। और इजारेदारी प्रथा के तहत ये क्या करता था, इजारेदारी प्रथा के तहत ये किसानों को लोन बांटता था। कम रेट पे, कम ब्याज पे ये किसानों को लोन देता था और उस लोन को तकावी कहा जाता था। उस लोन को क्या कहा जाता था? तो उस लोन को तकावी कहा जाता था। आप लोग को पता है कि 1717 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है फर्रुखसियर। ये मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठता है। फर्रुखसियर, इतिहास में इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। बताऊंगा आपको मध्यकालीन इतिहास में। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने क्या किया, इस मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। आगे 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। 1727 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में दीवान बनेगा, 1717 में सूबेदार बनेगा और 1727 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बंगाल पर अंग्रेज आएंगे, शासन करेंगे, कब्जा करेंगे। उसके पहले क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। तो क्या हुआ, फर्रुखसियर ने सूबेदार बनाया, 1727 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। किसकी?
मुर्शीद कुली खां की। इसका कोई पुत्र नहीं रहता है। मुर्शीद कुली खां का अपना कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो इसका एक दामाद है, दामाद जी, जिसका नाम है सुजाउद्दीन। तो होता क्या है, 1727 ईस्वी में इसका दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठने से पहले सुजाउद्दीन उड़ीसा का क्या था, गवर्नर था। इसके बाद इसी के समय में 1733 में किसको, बिहार को बंगाल में शामिल किया गया था। जबकि 1719 में मुर्शीद कुली खां के समय में ही आप देखेंगे उड़ीसा को बंगाल में शामिल कर लिया गया था। तो उड़ीसा को बंगाल में शामिल किया गया था 1719 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के समय, और बिहार को शामिल किया गया था किसके समय में, तो सुजाउद्दीन के समय में। जब सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा उसके पहले ये उड़ीसा का गवर्नर हुआ करता था। 1739 ईस्वी में इस सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन की 1739 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका एक पुत्र है जिसका नाम है सरफराज खां। एक नंबर का अय्याश शासक हुआ करता था। कौन, सरफराज खां। इसको कोई काम, सिर्फ और सिर्फ क्या, ये नाच गाना देखने का काम करता था। बंगाल के विकास में इसका कोई योगदान नहीं, ना ही इसकी कोई रुचि थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, नाच गाने में बिजी रहता था। तो हुआ क्या इसके समय में, सरफराज खां के समय में, कि इसी के समय बिहार का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। तो जब भाई साहब ये अय्याश शासक हैं तो अलीवर्दी खां को अच्छा नहीं लगा, और अलीवर्दी खां क्या करेगा, इनके ऊपर हमला कर देगा। किसके ऊपर, सरफराज खां के ऊपर। तो 1739 में जब मृत्यु हो जाती है किसकी, तो जब मृत्यु हो जाती है 1739 में सुजाउद्दीन की, तो उनका पुत्र सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। एक नंबर का बोकस शासक है, बेकार शासक है, एक नंबर का समझ लीजिए कि अय्याश शासक है। तो जब इससे बंगाल का प्रशासन नहीं संभलता है तो अलीवर्दी खां देखता रहता है। अलीवर्दी खां देखता है, यार ये क्या कर रहा है, जब देखो तब नाच गाने में बिजी है, जब देखो तब पीने खाने में बिजी है। मूड खराब हो गया किसका, अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने कहा अच्छा मौका है, लपक लेते हैं, और अलीवर्दी खां इसके ऊपर हमला कर देता है। 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देगा गिरिया का युद्ध बताइए, तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे तुरंत। क्यों, क्योंकि जब बंगाल पढ़ना शुरू करते हैं लोग तो प्लासी के युद्ध से शुरू करते हैं, प्लासी का युद्ध नहीं। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, अलीवर्दी खां और सरफराज खां, इन दोनों के मध्य में। किस चीज के लिए, तो बंगाल की गद्दी के लिए। ठीक है, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को इस युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और अपने आप को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। तो अब बात करेंगे किसकी, अलीवर्दी खां की। 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक ये बंगाल की गद्दी पर बैठेगा अलीवर्दी खां। अब एक बात बताइए, अलीवर्दी खान जब गद्दी पर बैठेगा तो जो वहां की जनता है, जनता इसका विरोध कर देती है। जनता कहती है अरे तुम कहां से आ गए भाई, तुम तो हमारे नवाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो तुम्हारे अंदर तो नवाबी खून है ही नहीं, तुम तो कहां से आए हो, बिहार से आए हो। जनता इसका विरोध करने लगती है। जनता जब विरोध करती थी, ससुरा सोचता अलीवर्दी खां कि क्या करें, कैसे जनता को शांत करें। जब इतनी मेहनत से गद्दी पाए हैं, जनता विरोध कर देगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये सोचता कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, ये पहुंचता है मुगल बादशाह के पास, दिल्ली मुगल बादशाह। और उस समय मुगल बादशाह हैं 1740 ईस्वी में, जिनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, क्या नाम है, हाँ, मोहम्मद
शाह रंगीला, जैसा नाम वैसा काम, एक नंबर का रंगीला आदमी मोहम्मद शाह रंगीला। ये मुगल बादशाह है भाई साहब। अलीवर्दी खां पहुंचेगा किसके पास? मुगल बादशाह के पास। जाके कहेगा कि भाई साहब कुछ काम था आपसे। बोला बताओ क्या काम है? बोला आप हमें बंगाल के नवाबी का शाही पत्र दे दीजिए कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा अच्छा हम क्यों दे दें, हम क्यों दे दें, इसमें मेरा क्या फायदा है भाई? तो अलीवर्दी खान ने कहा ठीक है, हम आपको 2 करोड़ रुपए घूस में देने के लिए तैयार है। 2 करोड़ रुपए। तो मोहम्मद शाह रंगीला 2 करोड़ रुपए लेकर के अलीवर्दी खान को बंगाल का नियुक्त कर देता है क्या? नया नवाब। तो अलीवर्दी खान अपने शासन काल के दौरान बहुत ज्यादा परेशान रहा। किससे? मराठों से। मराठों ने इसको बहुत ज्यादा परेशान किया। 1740 से लेकर के 1751 तक, 1740 से लेकर के 1751 तक हर साल मराठों ने बंगाल के ऊपर हमला किया और बंगाल के ऊपर हमला करके बंगाल में लूटपाट मचा देते थे मराठे और लूटपाट मचा के भाग जाते थे। जब तक इसकी सेना पहुंचती थी तब तक मराठे निकल लिए। जनता बार बार मजाक उड़ाने लगी अलीवर्दी खां का, ये कैसा नवाब है, मराठों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बेइज्जती होने लगी किसकी? अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां पहुंचता है मराठाओं के दरबार में। कब? 1751 ईस्वी में। और कहता है यार क्या बात है, आप लोग बार बार हमला कर देते हैं, मार्केट में बेइज्जती हो जा रही है मेरी, जनता विरोध कर रही है मेरा, क्या करें? तो 1751 ईस्वी में मराठा नेता रघुजी भोसले, मराठा नेता रघुजी भोसले से इसकी संधि होती है। संधि में कहा गया कि 12 लाख रुपया प्रति वर्ष, 12 लाख रुपया प्रति वर्ष ये अलीवर्दी खां किसे देगा? मराठों को देगा। किस रूप में? चौथ के रूप में। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला मराठों के द्वारा एक टैक्स है। 2 तरह के टैक्स शिवाजी ने स्टार्ट किया था अपने जमाने में, एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। बताऊंगा मैं आप लोग को जब सिख साम्राज्य पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि चौथ क्या है? तो पड़ोसी राज्य से आक्रमण न करने के बदले वसूला जाने वाला टैक्स, कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, बदले में हमें चौथ दोगे। कितना लेगा? 12 लाख रुपए। क्लियर हो गया? और दूसरी शर्त रखी गई कि उड़ीसा हमें दे दो, उड़ीसा मराठों को दे दो। क्या करोगे इतना बड़ा राज्य लेकर के? उड़ीसा हमें दे दो। मरता क्या ना करता, अलीवर्दी खान का ले लो, लेकिन अब हमारे ऊपर आक्रमण तुम नहीं करोगे। मान गए ये लोग, ठीक है। अब इतना मिल गया तो मानना ही था। मान गए ये लोग, ठीक है भाई कि हम आक्रमण आपके ऊपर नहीं करेंगे। ये संधि हो गई। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं है, तो 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां, और तीनों का विवाह इसने अच्छे अच्छे राजघरानों में किया था। एक का विवाह इसने ढाका के नवाब से किया था, एक का विवाह इसने ढाका के नवाब से किया था, एक का विवाह इसने उड़ीसा में पूर्णिया के नवाब से किया था, पूर्णिया के नवाब से किया था, और सबसे छोटी वाली पुत्री का विवाह पटना के नवाब से किया था, पटना के नवाब से। बड़ा राजनीतिक आदमी था। अपनी तीनों बेटियों, ढाका में विवाह कर दिया, मतलब ढाका पर नियंत्रण कर लिया, पूर्णिया उड़ीसा में कर दिया, वहां पर कब्जा कर लिया, और पटना मतलब बिहार पर भी कब्जा कर लिया। के नवाब से, पूर्णिया के नवाब से और पटना के नवाब से अपने तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। किसने? तो अलीवर्दी खान ने। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो गद्दी पर किसको बैठाए? तो ये क्या करता है, जो पटना में जिस लड़की की शादी की थी उसका बेटा होता है, उस बेटे को ये क्या कर लेता है, गोद ले लेता है। नाम है उसका सिराजुद्दौला, नाम है उसका सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ये क्या कर देता है, तो सिराजुद्दौला को ये गोद ले लेता है और अपने समय में ही ये सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि सिराजुद्दौला हमारा क्या होगा, सिराजुद्दौला हमारा उत्तराधिकारी होगा। जब अलीवर्दी खान 1756 ईस्वी में मर जाएगा तो सिराजुद्दौला मात्र 23 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में, बेचारा सोचिए जिस उम्र में हम पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं उस युद्ध में ये गद्दी पर बैठ गया, पूरा बंगाल इसको देखना है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया। अच्छा, अलीवर्दी खान को देखें तो अलीवर्दी खान ने कभी भी अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में सेना रखने की अनुमति नहीं देता है। अलीवर्दी खान ने कभी भी अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं देता है कि अंग्रेज कभी बंगाल में किला नहीं बनाएंगे। अंग्रेजों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का काम करता है कौन, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का एक मशहूर कथन है कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर इनके साथ प्यार से रहेंगे आप तो वो शहद देंगे और अगर इनसे लड़ाई करेंगे तो आपको कोंच कोंच के काट काट के मार डालेंगे। ये कथन है अलीवर्दी खान का। इसने सिराजुद्दौला को भी समझाया कि अंग्रेजों को कभी भी अपने यहाँ सेना मत रखने देना और न ही कभी इनको अपने यहाँ पर किलेबंदी करने देना। तो जब सिराजुद्दौला 1756 में गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठते ही इसे विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इसके ढाका के नवाब वाली जिस लड़की की शादी की थी ढाका के नवाब के साथ, अच्छा उनका नाम बता देते हैं आपको, उनका नाम था घसीटी बेगम। ध्यान से समझिएगा, उनका नाम क्या है, घसीटी बेगम। और पूर्णिया के नवाब से जिस लड़की की शादी की थी तो उनका एक पुत्र रहता है, उनका एक पुत्र रहता है जिसका नाम है शौकत जंग। जिसका नाम क्या है, शौकत जंग। तो जैसे ही ये सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है 1756 ईस्वी में, वैसे ही इसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। विद्रोह कौन करेगा, घसीटी बेगम और शौकत जंग। घसीटी बेगम कहेंगे अरे 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 तुम कैसे गद्दी पर बैठ गए भाई, हम बड़ी बेटी हैं, हम ही गद्दी पर बैठेंगे। इनका कोई पुत्र नहीं रहता है, ये कहती है हम ही गद्दी संभालेंगे। शौकत जंग कहता अच्छा तुम कैसे करोगे, भाई हम भी तो उनके बेटी के पुत्र हैं, हम गद्दी पर बैठेंगे और ये तो उत्तराधिकारी है ही। और एक तरफ अंग्रेज ये सब बैठे बैठे सारा कांड देख रहे हैं कि भाई ये सब क्या मार्केट में चल रहा है। तो जब ये शौकत जंग मानता, शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य में आप देखेंगे तो एक युद्ध होगा, शौकत जंग और सिराजुद्दौला। शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में 1756 में एक युद्ध होगा जिसे मनिहारी का युद्ध कहते हैं। मनिहारी का युद्ध, दो युद्ध अब तक आप लोग पढ़ चुके, एक गिरिया का युद्ध और दूसरा मनिहारी का युद्ध। तो याद रखेंगे 1756 में शौकत जंग के विरुद्ध लड़ेगा कौन, सिराजुद्दौला, और युद्ध होगा मनिहारी का युद्ध। इस युद्ध में होगा क्या, इस युद्ध में शौकत जंग को निपटा देगा कौन, सिराजुद्दौला, मार देता है, कहता जाओ ऊपर जाकर के नवाब बनो, मार दिया। और ये जो घसीटी बेगम है इनको क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। घसीटी बेगम के दो चेले हैं, चेले मतलब दो इनके मंत्री हैं। एक का नाम है राजवल्लभ और एक का नाम है कृष्णवल्लभ। राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ, ये दो इनके मंत्री हैं। यही ससुर दोनों इनको चढ़ाते रहते थे घसीटी बेगम को कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसे ही राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को पता चलेगा कि शौकत जंग निपट गया, राजवल्लभ कृष्णवल्लभ घसीटी बेगम का सारा खजाना लूट करके भाग गए अंग्रेजों के पास, ले और घसीटी बेगम अकेली हो गई। इन्होंने कहा जिस पे भरोसा किया वही साथ छोड़कर चले गए। इन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही इनको पता चला कि अगला सिराजुद्दौला इनके पास आने वाला है
तो ये सिराजुद्दौला के पैर में जाकर गिर गई। बोली हम तो तुम्हारी मौसी जैसे हैं, चलो विद्रोह विरोध किया तो कोई बात नहीं, विरोध कर दिया तो कर दे। सिराजुद्दौला ने कहा ना। घसीटी बेगम को घसीटते हुए ले गया और इनको कारागार में बंद कर दिया। नाम ही था घसीटी, घसीटते हुए ले गया, जेल में बंद कर दिया। बोला यहीं जेल में रहो आराम से और यहीं विरोध विरोध करती रहो। और बन गया क्या? बंगाल का नवाब। कौन? तो बंगाल का नवाब बन गया सिराजुद्दौला। कब बन गया? तो 1756 ईस्वी में मनिहारी का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला और शौकत जंग। ये दोनों बातें याद रखिएगा। आगे की बात अब करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। जब 1756 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा तो इस 1756 ईस्वी का समय वो समय है जब वहां सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यूरोप में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में। तो जब युद्ध चल रहा है तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बंगाल में जो इनका किला है फोर्ट विलियम, उस पर क्या करें, चारों तरफ से किलेबंदी कर दें। अंग्रेजों को ये लगा, अंग्रेजों ने किलेबंदी स्टार्ट कर दी। और सिराजुद्दौला जो है इसको पहले से ही इसके प्रशासक बोल करके गए थे कि भाई अंग्रेजों को कभी भी बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति मत देना। ये तुरंत सेना लेकर चढ़ जाता है किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। देखिए, किलेबंदी ही मात्र एक कारण नहीं है ये हमला करने का, 2-3 कारण है इसके पीछे। किलेबंदी तो तात्कालिक कारण हो गया, किलेबंदी तो कर जब स्टार्ट किए तब तो हमला करेगा ही करेगा। उसके पहले अंग्रेजों ने क्या किया? राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को शरण दे दी। राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? शरण दी थी। तो इससे भी टेंशन में था कौन? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने कहा छोड़िए इनको, हमारे हवाले करिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं करेंगे, जो करना कर लो। ठीक। दूसरा क्या था? याद करिए, मैंने आप लोग को बताया था कि 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को एक दस्तक नामक अधिकार प्रदान किया था। दस्तक क्या था? फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार कर सकते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज क्या करते थे? इस दस्तक का दुरुपयोग करते थे। इस दस्तक की फोटोकॉपी करवा करके उसको बेच देते थे और जो अगला आदमी था वो भी फ्री व्यापार करता था। तो इस अगला आदमी भी फ्री व्यापार करता था, तो इससे भी सिराजुद्दौला को घाटा होता था। और तीसरा, ये लोग चले गए क्या करने? तीसरा चले गए ये लोग किलेबंदी करने, किलेबंदी करने। इन सारी चीजों से परेशान था कौन? सिराजुद्दौला। इसीलिए 1756 ईस्वी में उसने अंग्रेजों के ऊपर फोर्ट विलियम के किले में आक्रमण कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और आक्रमण जब कर दिया तो वहां पर बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, अंग्रेजी गवर्नर बंगाल का, अंग्रेजी गवर्नर, उसका नाम था ड्रेक। बंगाल में अंग्रेजी गवर्नर जो था उसका नाम क्या था? ड्रेक। और यहां पर जो सेनापति था उसका नाम था मिंचन। ध्यान से समझिएगा, बंगाल में फोर्ट विलियम के किले में जो गवर्नर था उसका नाम था क्या? ड्रेक। और बंगाल का अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन हुआ करता था? मिंचन। जब सिराजुद्दौला ने हमला किया तो इनकी हालत खराब हो गई, ड्रेक और मिंचन की। भाग खड़े हुए, तुरंत सेना वाला छोड़ के भाग लिए, बोले भागो जान बचाओ। और भाग करके पहुंचे फुल्टा द्वीप। जाकर के फुल्टा द्वीप में छिप गए। फुल्टा द्वीप में जाकर के, फुल्टा द्वीप कहाँ? वही बंगाल की खाड़ी नीचे। फुल्टा द्वीप में जाकर के छिप गए और बेचारा अकेले लड़ता रहा। कौन? अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हॉलवेल। जिसका नाम क्या था? हॉलवेल। ये अकेला लड़ता रहा। सिराजुद्दौला ने क्या किया? हॉलवेल सहित 145 अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 145 अंग्रेज अधिकारियों को हॉलवेल सहित 145 अंग्रेज अधिकारियों को सिराजुद्दौला क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करके इनको 18 गुणे 14 के कमरे में बंद कर देता है।
अच्छा, हॉलवेल ने ही एक किताब लिखी थी अलाइव द वंडर। ध्यान से सुनिएगा, ये घटना का जिक्र कहाँ है? तो इस घटना का जिक्र है हॉलवेल की किताब अलाइव द वंडर में। अलाइव द वंडर में, अलाइव द वंडर में। इसी को ब्लैक होल कांड कहा जाता है या ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। इसी घटना को आप देखेंगे तो ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल त्रासदी। इसी घटना को कि 146 लोगों को इसने 18 गुणे 14 का कमरा कितना बड़ा होगा सोच के देखिए। और हॉलवेल कहता है कि उसी 18 गुणे 14 में इन सारे 146 लोगों को ठूस ठूस के भर दिया गया। और अगले दिन उसमें मात्र 23 लोग बचे, जिसमें हॉलवेल भी जिंदा था। हॉलवेल भागा भागा पहुंचा कहां? हॉलवेल यहां से भागा भागा पहुंचा मद्रास। और जाकर के सारी कहानी बताई किसे? तो मद्रास के जो अधिकारी थे उन लोगों को। मद्रास में आप देखेंगे तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव है, बहुत होशियार है। रॉबर्ट क्लाइव है कहां पर? मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 सेना तैयार की, एक जल और एक थल, और दोनों सेनाओं ने बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो और युद्ध शुरू हो गया बंगाल में, तो सिराजुद्दौला जो है वो युद्ध में कमजोर पड़ने लगा। और जब कमजोर पड़ने लगा तो उसने कहा संधि कर लेते हैं। और 1757 में सिराजुद्दौला के साथ एक संधि की गई, जिस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। और इस अलीनगर की संधि में क्या कहा गया? इस अलीनगर की संधि में कहा गया कि अंग्रेज अपनी मर्जी से किलेबंदी करेंगे। दूसरा, अंग्रेज दस्तक का प्रयोग जैसा चाहे वैसा करेंगे। और तीसरा कहा गया कि अंग्रेजों को सिक्के ढालने की बंगाल में अनुमति दी जाए। सिक्के ढालने की अनुमति दी जाए, मतलब अंग्रेज बंगाल में सिक्के भी डालेंगे। तो 1757 में आप देखेंगे कि अलीनगर की संधि हो गई। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इससे खुश नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि यार ये जो सिराजुद्दौला है ये ठीक आदमी नहीं है। अब यहां से शुरू होता है रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र के लिए। मात्र छल व कपट से प्लासी का युद्ध लड़ा गया और प्लासी का युद्ध जीता गया। तो ये बैकग्राउंड था किसका? प्लासी के युद्ध का, जो मैंने इस क्लास में आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।